हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टोरी। तो चलिए बिना लेट के हुए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस स्टोरी में ऐसा क्या है। तो चलिए। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नज़र दौड़ाई। दो बस डोलची, बाल्टी या डब्बा कैसा है गणेशी? उन्होंने पूछा। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला। घरवाली ने साथ को कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं। कहा बाबूजी को पसंद थे। अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित सने आदरमय सहज संसार से उनका नाता टूट रहा हो। कभी कभी हम लोग को भी खबरें लेते रहिएगा, गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला। कुछ ज़रूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। गणेशी ने अंगोछे के छोर से आंखें पोंछी। अब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का यह कमरा, जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और नग्न लग रहा था। आंगन में रोपे पौधों भी जान पहचान से लोग ले गए थे और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। अब पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह बिछो एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। गजाधर बाबू थे, खुश थे। 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर होकर आ रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी जब वो अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा के सने वह अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा रखा था। बड़े लड़के अमर और लड़की क्रांति की शादियां कर दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू की नौकरी के कारण प्राय छोटे स्टेशनों पर रहे और उनके बच्चे और पत्नी शहर में, जिसमें पढ़ाई में बाधा ना हो। गजाधर बाबू स्वभाव में बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह में आकांक्षी भी। जब परिवार के साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी का कुछ मनोविवाद करते। उनके सबके चले जाने से उनके जीवन में गहन सूनापन भर उठा। खाली क्षणों से उनके घर में टिका न जाता। कभी प्राकृतिक के न होने पर भी उन्हें पत्नी का स्नेहपूर्ण बातें याद आती रहती। दोपहर में गर्मी होने के बाद भी 2 बजे तक आग जलाए रहती और उनके स्टेशन से वापस आने पर गरम नरम रोटियां सेकती। उनके खा चुकने से मना करने पर थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती और बड़े प्यार से आग्रह करती। जब वह थके हारे बाहर से आते तो उनकी हार पाकर वह रसोई के द्वार पर निकल आती और उसकी सज्जल आंखें मुस्कुरा उठती। गजाधर बाबू को तब हर छोटी छोटी बातों याद आती और वह उदास हो उठते। अब कितने वर्षों बाद वह अवसर आया है जब वह फिर से उसी स्नेह और आदर के मध्य रहने जा रहे थे। टोपी उतार कर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी। जूते खोलकर नीचे सिसका दिए। अंदर से रह रह कर कहाकों की आवाज़ आ रही थी। इतवार का दिन था और उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर सुंदर मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए वह बिना खासे अंदर चले आए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद गत रात्रि की फिल्म में देखे गए किसी नृत्य का नकल कर रहा था और बसंती हंसकर दोहरी हो रही थी। अमर की बहू अपने तन बदन, आंचल या घूंघट का कोई होश न या उन्मुख होकर हंस रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह में से लगा लिया। बहू को होश आया तो उसने झट से माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने का प्रयत्न में हिलता रहा। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही है? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिटपिटा कर कहा। गजाधर बाबू ने चाहा था कि वह इस मनोविवाद में भाग लेते, पर उनके आते ही जैसे सब कुंठित हो चुप हो गए। उसके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज आई। बैठते हुए बोले, बसंती चाय मुझे भी देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? बसंती की माँ कोठरी की ओर देखा।
अभी आती ही होगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी और नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पी कर उठा खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौकी में बैठी माँ की राह देखने लगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी, फिर कहा, बिट्टी चाय तो फीकी है, लाइए चीनी और डाल दूँ? बसंती बोली, रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब चाहेगी तभी पी लूँगी। थोड़ी देर में उसकी पत्नी हाथ में आधी का लोटा लिए नकली और शुद्ध स्तुति कहते हुए तुलसी पर डाल दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के मन फंसी करक उठी। अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर क्या बच्चे ही हैं। पत्नी आकर चौके पर बैठी गई। उन्होंने नाक भों चढ़ाकर चारों ओर जूठे बर्तनों को देखा, फिर कहा, सारे में जूठे बर्तन पड़े हैं और घर में धर्म धर्म कुछ नहीं, पूजा करके सीधे चौकी में घुसूं? फिर उन्होंने नौकर को पुकारा, तब उत्तर ना मिला तो एक बार और उच्च स्वर्ग में बोला। फिर पति की ओर देखा और बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार, और एक लंबी सांस लेकर चुप हो गई। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। उन्हें अचानक ये गणेशी की याद आ गई। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गरम गरम पूरियां और जलेबी बनाता था। गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते उनके लिए जलेबियां और चाय लाकर रख देता था। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच का गिलास के ऊपर तक भरी, लबालब पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुँचे, गणेशी का चाय पहुँचने में कभी लेट नहीं होता था। क्या मजाल कि कभी उसने कुछ कहा न पड़े। पत्नी की शिकायत भरा स्वर्ग सुनकर विचारों में व्याख्याघात पहुंचा। वह कह रही थी, सारा दिन इसी घिच में निकल जाता है। इस गृहस्थी का धंधा पिटते पिटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता। बहू क्या करती है? गजाधर बाबू ने पूछा। पड़ी रहती है, बसंती को तो फिर कहो कॉलेज जाना होता है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी है, उनके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची है। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता, आगे लगे कैसे? शीला से ही फुर्सत नहीं, बड़े बड़े लड़के हैं उनके घर में, हर वक्त वहाँ घुसना रहना मुझे नहीं सुहाता, मना करूँ तो सुनाती नहीं। नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी जिस उसमें गजाधर बाबू के रहने का कोई स्थान ना बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक की कुर्सियों के दीवारों में सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अन्यास ही उन अस्थायित्व का अनुभव करने लगते। उन्हें याद हो आता उन रेलगाड़ियों की जो आती और थोड़ी देर के लिए रुककर किसी लक्ष्य की ओर चली जाती। पर घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अपना प्रबंध किया था। उसकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा सा कमरा अवश्य था, पर वह एक और के मर्तबान दाल चावल की कनस्त और घी के डब्बों से घिरा था। दूसरी ओर पुरानी रजाइयाँ दरियों से लिपटी और रस्सी में बांधी रखी थी। उनके पास एक बड़े से टीन का बॉक्स में घर भर का गर्म कपड़े थे। बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी जिस पर प्राय बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते थे। वह भरकस उस कमरे में नहीं जाते थे। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था। तीसरा कमरा जो सामने की ओर था बैठक था। गजाधर बाबू के आने से पहले उसने अमर की ससुराल से आया हुआ बेंत और 3 कुर्सियाँ का सेट पड़ा था। कुर्सियों पर नीली कत्तियाँ और बहू के हाथों के कड़े कुंदन थे। जब कभी उसकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डालकर बैठ जाती थी। वह एक दिन चटाई लेकर आ गई। गजाधर बाबू के घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वह घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा, अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्चा कम होना चाहिए। सभी खर्च तो वाजिब है, किसका पेट काटूं? यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, ना मन का मानना ना ओढ़ा।
गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी को देखा। उसने अपनी हैसियत छिपी न थी। उसकी पत्नी तंगी का अनुभव कर कर उससे उल्लेख करती। यह स्वभाव था, लेकिन उनके सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। उसने यदि राय बात की जाए तो प्रबंध कैसे हो, तो उन्हें चिंता कम संतोष अधिक होता, लेकिन उसने केवल शिकायत की जाती थी, जैसे परिवार में सब परेशानियों के लिए वही जिम्मेवार थे। तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ? घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपया से ही अमीर आज़ादी नहीं होता, गजाधर बाबू ने कहा और कहानी के साथ ही अनुभव किया। यह उसकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ऐसी कि जिसकी उनकी पत्नी नहीं समझ सकती। हाँ, बड़ा सुख है ना, बहू से आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है, कहकर पत्नी ने आंखें बूंदी और सो गई। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या उसकी पत्नी, जिसके हाथों में कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि लंबेमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई है और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उसके मन में प्राणों को नितांत अपचरित है। गहरी नींद में डूबी उसकी पत्नी भारी सी शरीर और बेडौल और कुरूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन और रूखा था। गजाधर बाबू देखकर निशंक दृष्टि से पत्नी की ओर देखते रहे और फिर लेटकर छत और उनके ओर ताकने लगे। अंदर कुछ गिरा और उसकी पत्नी हड़बड़ा कर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद, और वह अंदर भागी। थोड़ी देर में लौट कर आई तो उसका मुंह फूला हुआ देखा बहू को चौका खुला छोड़कर गई। बिल्ली ने दाल की पतीले गिरा दी। सभी तो खाने को है, अब क्या खिलाऊं? वह सांस लेने को रुकी और बोली, एक तरकारी और 4 पराठे बनाने में डब्बा घी ढकेल कर रख दिया। सारा दर्द नहीं, कमाने वाला हार तोड़े और यहाँ नीचे लूटे। मुझे तो मालूम था कि यह सब काम किसी के बस में नहीं है। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी तो उसके कान झनझना उठेंगी। ऊँट बीच करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। रात में भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था कि कोर का तक निवाला न जा सके। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थारी सरकाकर उठ खड़ा होकर बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनक कर बोली, तो ना खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है? तुमसे खाना बनाने के लिए कहा किसने था? नरेंद्र चिल्लाया। बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सोचता है। बसंती को उठाकर माँ नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई और उसे खाना बनाने तक का सरूर नहीं आया? अरे आता तो सब कुछ है, करना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम माँ को रसोई में देख कपड़े बदलकर बसंती बाहर आई तो बैठक में गजाधर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो? पड़ोस के शीला के घर। बसंती ने कहा, कुछ ज़रूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो। गजाधर बाबू ने कड़े स्वर से कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम को रोज टहलने जाते थे। लौटकर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से? शाम से मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। गजाधर बाबू खीने हो आए। पत्नी की बात को उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्द कर देंगी। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी। जाना होता तो पिछवाड़े से जाती। गजाधर बाबू ने एक बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है। गजाधर बाबू को रोष हुआ। लड़की के इतने मिजाज जाने पे रोक दिया तो पिता बोलेंगे नहीं। फिर उसकी पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर अलग रहने का सोच रहा है। क्यों? गजाधर बाबू चिंतित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थी। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला तो कहीं बिठाने का जगह नहीं। अमर को अब भी वह छोटा समझते थे और मौके बेमौके टोक देते थे। बहू को काम करना पड़ता था और सास तब तक
लखपन के ताने देती रहती थी। हमारे आने से पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी? गजाधर बाबू ने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर बताया कि नहीं, पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था। बहू को कोई रोक टोक ना थी। अमर के दोस्तों का प्राय यही अड्डा जमा रहता था और अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर आता जाता रहता था। बसंती को भी वही अच्छा लगता था। गजाधर बाबू ने बहुत धीरे स्वर से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी का कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन वह सुबह घूम कर लौटो तो उन्होंने पाया कि बैठक में उसकी चारपाई नहीं है। अंदर जाकर पूछने वाले ही थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने यह कहने पे मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झाँका तो अचार, रजाइयों और कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। गजाधर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने की दीवारें नज़र दौड़ाई, फिर उसे मोड़कर अलगनी में कुछ कपड़े खिसकाया और एक किनारे टांग दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तन आखिरकार बूढ़ा हो ही गया था। सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य जाते थे, पर आते जाते थक जाते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा क्वार्टर याद आ गया। निश्चित जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चिर परिचित चेहरे और पटरी पर रेल की पहियों की खटखट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह थी। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिंगाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ रामजी मील क्या मील में कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते, वही उनका दायरा था, वही उनके साथी। वह जीवन अब एक नई खोई निधि से प्रतीत होती है। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी ना मिली। लेटे हुए वह घर के अंदर से आते विविध स्वर्गों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी छोटी छपक, बाल्टी की खुले नल की आवाज़, रसोई के बर्तनों की खटपट और उसी की दो गौरवैया का वार्तालाप। और अचानक से उन्होंने निश्चय कर लिया, अब इस घर में किसी की बात में दखल ना देंगे। यदि गृह स्वामी के लिए पूरे घर की एक चारपाई की जगह नहीं है तो यहीं पड़े रहेंगे। अगर कहीं और ढाल दी गई तो वहाँ चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उसके लिए कोई स्थान नहीं तो वह अपने घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद वह सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र रुपये मांगने आया तो बिना कारण पूछे उसे रुपये दे दिए। बसंती काफ़ी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रही तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर उन्हें सबसे बड़ा गम यह था कि उसकी पत्नी ने उसे कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे थे, इससे वह ही अनजान ही बने रहे। बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने के लिए ही शांति थी। कभी कभी वह कह उठती, ठीक है, आप बीच में ना ही पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। गजाधर बाबू का आहत दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि पत्नी और बच्चे में केवल धनोपार्जन ही नियत मात्र है। जिस व्यक्ति का अस्तित्व में पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारिणी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है। उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्य से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डिब्बों में इतनी रमी हुई है कि अब वही उसकी सपने दुनिया बन गई है। गजाधर बाबू उसके जीवन का केंद्र नहीं हो सकते। उन्हें तो अब बेटी की शादी के लिए उत्सव बुझ गई कि उस किसी बात पे वह हस्तक्षेप करने का निश्चय के बाद भी वह अस्तित्व के वातावरण के एक भाग ना बन सका। उसकी उपस्थिति उस घर के ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उसकी चारपाई थी। उसकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई थी। इतने सब निश्चयों के बावजूद एक बीच में दखल दे बैठे कि पत्नी स्वभावानुसार नौकर की शिकायत कर रही थी। कितना कामचोर है, बाजार की भी चीज में पैसे बचाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बराबर यह महसूस होता जा रहा था कि उसके घर का रहन सहन और खर्च उसकी हैसियत से कहीं ज़्यादा है। पत्नी की बात सुनकर कहते कि नौकर के खर्च बिल्कुल बेकार है, छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द है, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा,
अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छोड़ा दिया है। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा था। जब जिस टोन पे बहू बोली, गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन भी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए थे। आलस्य से उठकर बत्ती भी नहीं जलाई थी। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं? बैठे बैठाए कुछ नहीं तो नौकर ही छोड़ा दिया। अगर बाबूजी नहीं समझे तो मैं साइकिल पर गेहूं रख आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझे यह नहीं होगा। हाँ अम्मा, बसंती का स्वर्ग था। मैं कॉलेज से जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं है। बूढ़े आदमी हैं। अमर भुनभुनाया, चुपचाप पड़े रहें, हर चीज़ में दखल क्यों देते हैं? पत्नी ने ये बड़े व्यंग से कहा। और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बना कर रख दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बत्ती जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देख बड़ी सी पिटाई। गजाधर बाबू का मुख मुड़ता से वह उनके भावों का अनुमान न लगा सकी। वह चुप आंखें बंद किए लेटे हुए थे। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ निकली और आंचल से पोंछती हुई पास आ खड़ी हुई। गजाधर ने बिना किसी भूमिका से कहा, मुझे सेठ राम जी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए वही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने ही मना कर दिया था। फिर कुछ रुक कर जैसे बुझी हुई आग में चिंगारी चमक उठे। उन्होंने धीरे स्वर से कहा, मैंने सोचा था कि बरसों तुमसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूँगा। खैर परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं, पत्नी ने सक पका कर कहा, मैं चलूँगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सियानी लड़की। बात बीच में काट गजाधर बाबू ने हताश स्वर से कहा, ठीक है तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था, और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लाया। गजाधर बाबू का टीन का बॉक्स और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया गया। नाश्ते के लिए लड्डू और मट्ठी का डालियाँ हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली, फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिए ना? बसंती ने उछल कर कहा, भैया हमें भी। गजाधर बाबू ने पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठरियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में आई और कंध अस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र बाबू का चरपैया कमरे से निकाल दो, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। बस समाप्त हो गई ये स्टोरी। तो दोस्तों ये स्टोरी कैसी लगी? आई होप यह स्टोरी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। और यह स्टोरी ना हिंदी का एक प्रसिद्ध लेखिका उषा प्रियवदा जी है, जो अमेरिका की है और वह हिंदी प्रवासी लेखिका है। और सच में यह रियल ज़िंदगी का कनेक्टेड स्टोरी है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी इसे आप लोगों के समक्ष रखने को, बट रख नहीं पा रही थी, लेकिन आज मैं इसे रखी हूँ। आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी स्टोरी डालूँ तो आप लोगों के समक्ष पहुँच सके। और सच बताऊं तो ये स्टोरी ना एक मतलब रियल ज़िंदगी से कनेक्ट है, तो इसीलिए बहुत अच्छी लगती है मुझे। और मैं चाह भी रही थी बहुत दिनों से ये कहानी आप लोगों के रखने के लिए। और यह पूरा स्टोरी ही है, कट उट नहीं है कहीं भी। और जो लोग हिंदी वगैरह का तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी है, मतलब सुनने में। तो दोस्तों यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, मिलती हूँ अगली स्टोरी में। जाते जाते कुछ कमेंट ज़रूर कीजिएगा।